तो कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट मैंने डाली थी जहां पे सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस की एक फोटो थी और मैंने बोला था इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। तो कुछ कमेंट्स में स्क्रीन पे भी लगा देता हूं और लोगों ने बोला कि भाई ये तो हेड टू हेड चले जाएंगे शील्ड और एवोल्यूशन जैसे फैक्शंस के अगेंस्ट, क्योंकि इतनी इनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। तीनों लोग सीएम पंक को हेट करते हैं। एक ने बोला कि भाई सारे टाइटल इनको दे देना, फिर देखो ये क्या करेंगे। एक बंदे ने ख्याली पुलाव भी इसको बोला कि तुम सोचते रहो भाई, तुम्हें जो सोचना है ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और अगर ऐसी एक फैक्शन बन जाती है, लोगों का कहना है कि लोग दोबारा डरेंगे जब म्यूजिक बजेगा कि माय गॉड ये तीन बंदे आ गए। और स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट स्टेट को देखते हुए ये एक पावर स्ट्रगल, एक सिविल वॉर बना सकती है अगेंस्ट पीपल लाइक रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक, जिनको कॉमन हेट मिलती है इन तीनों से। और अगर इस फैक्शन का कोई नाम भी बोले तो इसको कुछ लोग एंटी रोमन स्क्वाड या एंटी ब्लड लाइन या एंटी डब्ल्यूडब्ल्यूई भी बुला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस शील्ड वर्जन 2.0 के लाने की जरूरत है इन 2025, क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और 300K को हम कुत्तों की तरह चेस करने वाले हैं। रेसल मेनिया तक हम कोशिश करते हैं भाई, क्या हम उतनी तेज भाग सकते हैं। फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, RKO स्पीयर जो लगाना है उसको लगा दो। लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं हमने इस टॉपिक के बारे में कि अगर केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर सेम रिंग, सेम टाइम, सेम फैक्शन में आ जाए तो आखिर क्या होने वाला है। बिकॉज सबसे पहली बात तो इनकी जो हिस्ट्री है शील्ड के साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जबकि केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर कुछ इतना डायरेक्टली शील्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं है। एक बंदा जो इस टेबल में है उसको आर्किटेक्ट बोला जाता था, जो मास्टरमाइंड था बिहाइंड एवरीथिंग जो शील्ड करती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और वही सिर्फ एक बार फिर से वैसा प्लान बना सकता है। तो ये शील्ड की हिस्ट्री को यूज करके टू गो अगेंस्ट पीपल लाइक रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये तीनों सुपरस्टार्स मच बेटर हील्स हैं देन बेबी फेसेस। अब ड्रू मैकिंटायर ने भले ही कोविड के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने कंधे पे रखा एज अ बेबी फेस, लेकिन जो काम उन्होंने 2024 में किया है, कोई ये बात नहीं बोलेगा कि उनका हील रन बेटर नहीं था। केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस दोनों के लिए ये बात भी बिल्कुल लागू होती है। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ आइडिया ही अगर दिमाग में आता है कि ये तीनों बंदे एक ही ग्रुप का पार्ट हैं, तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि कितने बड़े ये तीन नाम हैं कि अगर इनको इकट्ठे हम ले आए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई ऐसे फैन नहीं होंगे जिनकी नजर इस ग्रुप पे नहीं जाएगी जब ये एंट्री लेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई डोंट थिंक अभी कोई ब्लड लाइन के अलावा ऐसी फैक्शन है जिसपे आंखें चली जाती हैं और सारे मेंबर्स इक्वली इंपॉर्टेंट फील होते हैं। आई डोंट इवन नो अगर ब्लड लाइन में भी ये फैक्ट एक्चुअली में ट्रू है, इसीलिए इसके डायरेक्ट कंपैरिजन शील्ड के साथ करे जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट भी एक आइडिया ही है, लेकिन वो इस चीज से आता है कि अगर ये इनडायरेक्टली ही सही बल्कि रॉक की वजह से क्रिएट होती है फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो कितने स्टेक्स हाई हो जाएंगे। अब आप लोग कमेंट्स में जाके मन लिखना है ख्याली पुलाव है, बिकॉज हम एक रेसलिंग कम्युनिटी है, हम डिस्कस करते हैं चीजों को, हमें मजा आता है भाई बात करने में, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, लेकिन ये चीज अगर आइडिया रॉक की तरफ से आता है और रॉक पहले नहीं बोलेंगे कि मैं फैक्शन बनवा रहा हूं, लेकिन उनकी चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस होकर ये लोग एक स्टेबल क्रिएट करें, क्योंकि वो भी रोमन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, और बाद में ऐसा लगेगा कि यार रॉक का जो गोल था इनका भी वही गोल लग रहा है, तो रॉक शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है इस फैक्शन की क्रिएशन को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये तीनों इतने बड़े नाम ऑलरेडी हैं और वो रॉक के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो बढ़िया बात बन सकती है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं और ये सिंपल है, ये प्लेन है, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी फैक्शन आती है, दिस कैन फीड फैमिलीज, और जब ये लाइन बोली जाती है इसका मतलब ये है कि सारे फैन देखेंगे, लोग सुबह उठ के लाइव देखेंगे, लोग रिपीट पे देखेंगे, लोग पैसे खर्च के देखेंगे, लेकिन इस फैक्शन की लोग डिमांड करेंगे। आपको याद है वो शील्ड का टाइम जबकि कोई आसपास भी नहीं था इस फैक्शन के, और ऐसा लग रहा था कि जब ये तीनों इकट्ठे आ जाते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। वैसी फीलिंग इन तीनों बंदों के साथ डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती है, जबकि मोर देन द शील्ड ये NWO टाइप की एक फैक्शन ज्यादा बनेगी, बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग हील्स हैं बिल्कुल एक्सट्रीम पे। अगले पॉइंट की अब हम बात करते हैं तो काफी लोगों का ये भी सवाल रहेगा कि अगर इस फैक्शन को बना दिया जाता है तो भाई ये तो तीन बड़े स्टार्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वो इंडिविजुअली चैंपियन कब बनेंगे, उनके साथ और बहुत चीजें हैं जो हो सकती हैं। तो मैं यही पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये ऐसा फैक्शन नहीं है जो हमेशा तीनों इकट्ठे ही चलते हैं हर जगह, जबकि पूरे समय पे इनकी एक दूसरे के साथ बैक रहेगी,
एक दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, लेकिन तब भी इंडिविजुअली उतने ही बड़े और इंपॉर्टेंट स्टार्स रहेंगे। ऐसी फैक्शन नहीं हो जाएगी कि ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस के बिना हेल्प के जीत ही नहीं सकता, या फिर बाकी दोनों बंदों के लिए भी सेम। जितने स्ट्रॉन्ग ये इंडिविजुअली हैं उससे ज्यादा ट्रिपल हो जाती हैं फोर्सेस जब ये आते हैं एक फैक्शन में। ऐसी लुक WWE इनको दे सकती है। और इसके बाद मैं एक जो पॉइंट बोलने वाला हूं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है WWE के पास करंट स्टेट दोबारा स्टोरी लाइंस का देखते हुए कि वो कुछ ऐसा बना सकते हैं ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद जो उन्होंने एक टाइम शील्ड के साथ किया था। अब जब शील्ड बनाई थी रोमन, सेथ और डीन एम्ब्रोस के साथ, तब WWE को पता नहीं था कि ये तीनों लोग कितने पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन अगर तीन ऐसे ऑलरेडी बड़े सुपरस्टार्स को, एग्जिस्टिंग स्टार्स को यूज करके एक फैक्शन बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं एक गारंटीड है कि वो एक बहुत बड़ा सक्सेस उनके लिए बन सकती है। और फाइनल पॉइंट जो मैं बोलूंगा इस फैक्शन के रिगार्डिंग वो यही है कि ऑल थ्री विल बी इन द लाइमलाइट डिस्पाइट नॉट हैविंग द गोल्ड। इसका क्या मतलब हो गया भाई? इसका मतलब ये है कि भले इनके पास चैंपियनशिप ना हो, भले ये हर हफ्ते कुछ जीत नहीं रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंस है वो ही अपने आप में बहुत है। बल्कि ऑब्वियसली इनके पास गोल्ड भी आएगा, कुछ टाइम में आएगा, लेकिन भाई ऐसा होना चाहिए कि अगर गोल्ड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ऐसा ही साल इनका रहा भी है। सेथ रॉलिंस जब से टाइटल हारे हैं, केविन ओवेंस तो इतने टाइम से कुछ जीते नहीं है, और ड्रू मैकिंटायर के जो इतने बड़े फेलियर रहे हैं चैंपियनशिप को वापस जीतने के लिए, उसके बावजूद ये तीनों बंदे टॉप पे रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। तो जब एक फैक्शन में भी आ जाएंगे तो इनकी स्टोरी, इनके प्रोमोस, इनकी प्रेजेंस, इनकी पर्सनैलिटी और इनका कैरेक्टर जो दिखाया जाएगा टीवी पे, वो ज्यादा मैटर करेगा देन कि इनके पास कोई चैंपियनशिप है, ये क्या कर रहे हैं, या फिर कुछ जीत रहे हैं या फिर नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे रेसल इंडिया पे। गोल मैंने आपको बता दिया भाई, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल ठोक के उसकी ऐसी तैसी कर दो भाई। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।